गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो है रिगार्डिंग यूके वीज़ा रिजेक्शन। एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ किसी का आपके साथ। वैसे मैं यूजुअली साउथ ईस्ट एशिया का कंटेंट बनाता हूँ, तो अगर आपने मुझे नहीं देखा है तो मेरा ये चैनल है जहाँ पे आपको वीज़ा अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, न्यूज़ पता लगती रहती है ट्रैवलिंग के रिलेटेड। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक स्टोरी आई है जो मैं देख रहा था एक्चुअली रिसर्च करते करते, और मैंने यहाँ पढ़ा कि आई हैड ये लिखते हैं कि आई हैड अप्लाइड फॉर अ विजिटर वीज़ा टू द यूके टू स्पेंड अबाउट 5 days। आई हैड अटैच माई होटल बुकिंग्स, होटल की बुकिंग्स लगाई, बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी क्रेडिट्स फॉर 6 months इन्होंने लगाया, पे स्लिप्स, कवर लेटर इन्होंने लगाया है, फिक्स डिपॉजिट स्टेटमेंट लगाई है इन्होंने, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो उसकी जो स्टेटमेंट्स होगी इन्होंने वो भी लगाई हैं। डिस्पाइट एवरीथिंग माई एप्लीकेशन वॉज रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट आई हैव अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट्स इन माई अकाउंट। These are my transactions with my stock broker in the name of so and so, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। I have received a refusal with no right of appeal or administrative review. Please help, what can I do to overturn the refusal? ओके तो ये इनकी शिकायत है क्योंकि इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए वो भी हमने आपको दिखा दिए हैं। अब क्या होता है कि जब इनका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है तो इनको एक ईमेल आता है और एक लंबा चौड़ा नोट आता है, आप स्क्रीन पे देख लें थोड़ा सा। Reason for refusal: you have applied for a visa to visit the UK. In deciding whether you meet the requirements of Appendix 5th visitor of the immigration rules, तो एक लिंक दिया है कि उसके अकॉर्डिंगली ये लोग वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशंस। वीज़ा की पूरी चेकलिस्ट होगी उसके अंदर और किन किन पॉइंट्स पे जो है इनका रिजेक्शन आया है। अब ये पूरा लंबा चौड़ा नोट है जो कि पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेकिन जो की हाइलाइट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ एंड देन वी विल कम टू कि कैसे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर आप रीअप्लाई करते हैं ना यूके का वीज़ा तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके तकरीबन काफ़ी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपने लगाए हैं अपनी तरफ से, काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक दो चीज़ें मुझे भी मिसिंग लगी हैं तो वो मैं सिर्फ इस वीडियो में डालना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा कि आई हैव रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीज़ा बिकॉज, अब ये जो ऑफिस है जहाँ से रिजेक्शन आया है एम्बेसी से, वो लोग लिख रहे हैं कि आई हैव रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीज़ा बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपेंडिक्स 5th 4.2 क्लॉज जो भी होगा इमिग्रेशन रूल्स फॉर विजिटर्स, बिकॉज यू हैव अप्लाई टू एंटर द यूके फॉर 5 days। 5 दिन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। योर स्टेट यू आर एम्प्लॉयड एंड अर्न अ मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ जो ये दिखा रहे हैं, एंड एन एडिशनल एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज़ जो कि मैं पाउंड्स में भी दिया है उसकी फिगर। इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू हैव प्रोवाइडेड अ बैंक स्टेटमेंट इन योर नेम एंड पे स्लिप्स। द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड शोज न्यूमरस एडिशनल लार्ज अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ानी थी कि इन्होंने एग्जैक्टली क्यों रिजेक्ट किया है। अब मैं ये सारा नहीं पढ़ता, नीचे चलते हैं। ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड डज नॉट डेमोस्ट्रेट what personal ties you have to your home country that would ensure you leave the UK at the end of your proposed visit। ये हो गया दूसरा रिजेक्शन का रीज़न। तीसरा है in assessing your entry clearance application, I have considered documents and information provided against the requirements of Appendix 5th visitors as contained within the immigration rules and have also taken into account the published visit guidance. The guidance indicates a number of factors which can help assess if an applicant is a genuine visitor, including but not limited to the following। तो पहली चीज़ यही है, their financial circumstances as well as their family social and economic background। Second है their personal and economic ties to their country of residence। ठीक है, अब ये बस मैं इतना ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी फालतू लंबी चली जाएगी। तो जो यहाँ पे चीज़ उठ के आई है, जो चैलेंज यहाँ पे उठ के आया है वो ये है कि दो रीज़न्स की वजह से हुआ। एक तो इनकन्सिस्टेंसी आप कह सकते हैं, या ऐसे कुछ बैलेंसेस थे उनके अकाउंट में जिनका कोई प्रूफ नहीं था ये आए कहाँ से हैं, एक्चुअली किसके थ्रू आए हैं। हालांकि इनकी स्टेट में अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि ये ट्रेडिंग करते होंगे, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट है इनका, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इनके अकाउंट में आता होगा और उन्होंने ब्रोकर का नाम भी दिया और वो जो स्टेटमेंट है उसमें ब्रोकर का नाम भी आ रहा है। लेकिन फॉर सम रीजंस इन्होंने, एम्बेसी ने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पे? पहली चीज़ जो मुझे लगती है, मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ चीज़ें, लेकिन जो पहली चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे अगर इनके अकाउंट में ट्रेडिंग के थ्रू कुछ प्रॉफिट आ रहा था, इनकम आ रही थी है, तो इनको एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आपको आपके जब आप ट्रेडिंग करते हैं लास्ट में डे एंड पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है। डीमैट अकाउंट्स के थ्रू बहुत ही आसान है आजकल,
विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी चीज़ों की, तो आप स्टेटमेंट 6 महीने की भी पीएल अपनी डाउनलोड कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। आई थिंक वो इनको यहाँ पे लगानी चाहिए थी इन एडिशन टू द बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे ये इनकम रिफ्लेक्ट करती, ताकि वो टैली कर पाते उस चीज़ को। आई डोंट नो, अब डीमैट अकाउंट्स के केस में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं या आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, तो उसमें क्या जो ब्रोकर है आपको सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ लिख के देता है, इसके बारे में तो मुझे श्योरिटी नहीं है। लेकिन आप पीएल स्टेटमेंट लगा सकते हैं। वो मैं क्यों उस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जब आप इवन आईटीआर भी फाइल करते हैं, मैंने भी ट्रेडिंग की है, डीमैट अकाउंट मेरा भी है, तो अभी मैंने हाल ही में ट्रेडिंग की थी कुछ टाइम, 6 महीने, तो उसका जो पीएल स्टेटमेंट था मेरे सीए ने मुझसे मांगा था, और ये चीज़ के बेसिस पे मेरा आईटीआर आया और आगे मैंने साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि अप्रूव हो गया। अब वो तो एक फैक्टर है, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है कॉन्फर्मेशन देनी है या प्रूफ देना है, एविडेंस देनी है। तो अब क्या है कि अगर मैं यूके की साइट पे जाऊँ और रिक्वायरमेंट्स को चेक करूँ 1 मिनट के लिए, तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स दी हैं आपके सामने स्क्रीन पे, इसको रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर है तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे यहाँ पे ये चीज़, ये योर एम्प्लॉयज़ एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, अगर आप इनकी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए उसमें कहीं पे भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या एनओसी कंपनी का छुट्टियों का वो नहीं लगाया। वैसे एनओसी इसमें मांगा नहीं है, इसमें सिर्फ मांगा है कि आपको योर एम्प्लॉयज़ एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। तो आप क्या कर सकते हो उस केस के अंदर, जो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है वो कंपनी लेटर हेड पे होगा, उस पर कंपनी का एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है जो एचआर का है, राइट, और आप वहाँ पे काम करते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, ये प्रूफ कर देता है कि आप अपनी होम कंट्री में रिटर्न करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे जॉब करते हैं, डिपेंडेंसी है आपकी जॉब पे। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे अगर आप देखें चीज़ों को, तो बैंक स्टेटमेंट में भी एड्रेस आपका दिया होता है, पासपोर्ट में भी आपका एड्रेस दिया होता है, और अगर पासपोर्ट पे एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो एटलीस्ट आप जो है आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और जो इनका एड्रेस प्रूफ है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब बात यह है कि हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर री एप्लीकेशन, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं, देखिए, प्रोवाइड क्लियर फाइनेंशियल एविडेंस, मैंने यहाँ पे जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही मैंने नोट डाउन करके रख ली है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली। तो अगर आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है तो बहुत क्लियरली आपकी चीज़ें स्पेसिफाइड होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, तो बेटर ये है कि इस केस के अंदर आप अपने सीए को भी जो है एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपको क्या करना है कि जिस भी सोर्स से आपकी इनकम आ रही है, तो जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इन्वॉइसेस हैं आपके, जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं, और ट्रांजैक्शन की जो रिसीट्स वगैरह हैं, वो आपको सेव करके रखनी है अपने पास में, मतलब पूरे साल के लिए। और जब वीज़ा आप अप्लाई करते हैं या आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनको आप ज़रूर प्रेजेंट करें। तो आपको बैंक स्टेटमेंट के अलावा ये चीज़ें मतलब जो है अरेंज करनी पड़ेंगी। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो होनी चाहिए थी, वो भी एक स्टेटमेंट ही अपने आप में, राइट, तो उससे बैलेंसेस टैली हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन, इंक्लूड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे कि टैक्स रिटर्न्स इन्होंने लगाए हैं, शायद इन्वेस्टमेंट जो स्टेटमेंट्स है वो भी इन्होंने लगाई हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी भी है आप ओन करते हैं अपनी कंट्री में, तो ये भी वैलिडेट कर देता है कि आप इस कंट्री के रेजिडेंट हैं और आप वापस ज़रूर आएंगे लौट के, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने लगे हैं, सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आप हाल ही में अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा शो ना करें, 5 या 6 महीने अगर उस पैसे को रख सकते हैं अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपकी बैंक स्टेटमेंट में है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने, जैसे मैंने पहले आपको जैसे इनवॉइसेस हो गए, राइट, या आपको पीएल स्टेटमेंट हो गई, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, वो ज़रूर होनी चाहिए। आप अपने सीए को भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले बैंक स्टेटमेंट के बारे में कोई डाउट है खुद। प्लस आपको कवर लेटर लिखना है, और कवर लेटर में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर आप स्पेसिफाई करें अगर आपने पिछले 10 सालों में कहीं ट्रैवल किया है। एंड प्लस अगर आप अपना ट्रिप रखते हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 1 हफ्ते का मिनिमम ट्रिप, 10 दिन का ट्रिप दिखा सकते हैं, 12, 13, 14, 15, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी आइटनरी। तो आप जब कवर लेटर लिखते हैं उसमें आपकी आइटनरी वो भी होनी चाहिए, आपका डेजिग्नेशन कहाँ काम करते हैं, कब से कब जा रहे हैं, वो भी होना चाहिए। उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप मेरी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो और कंट्रीज़ में मैंने बनाया था, बट ठीक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, उसको चेंज उसके अंदर जो है कर सकते हैं, करना चाहें, ठीक है। एंड प्लस अगर इसके बावजूद फ्यूचर में कभी आपको ऐसे रिपीटेडली इशूज़ आ रहे हैं, बेटर दैट यू कंसल्ट सम इमिग्रेशन एक्सपर्ट, लॉयर या ट्रैवल एजेंट्स को भी आप पूछ सकते हैं। तो ये एक अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं एक बार डिटेल में यूके वीज़ा पे वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे थॉट्स होंगे और क्या क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैसे आप अपनी वीज़ा लगाएंगे एप्लीकेशन, वो मैं आपके साथ
वीडियो ज़रूर बना के शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक के लिए स्टार्टिंग में शुरुआत मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने एक वीज़ा रिजेक्शन का जो केस आपके साथ शेयर किया है, तो इसके बारे में भी विजिलेंट होना ज़रूरी है, तो मैंने शेयर किया, ज़रूरी समझा तो किया आपके साथ। तो आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएँ, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।